नमस्कार, प्रभा साक्षी के साप्ताहिक कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी। और हम लोग तो खैर उत्तर में बैठ के ये चर्चा कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण में है। दक्षिण के 3 राज्य तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक का उनका ये दौरा था। खास बात यह है कि कर्नाटक में चुनाव है और पिछले 3-4 दिनों के घटनाक्रम को देखें तो भाजपा में जो बड़े चेहरे शामिल हुए हैं वो भी दक्षिण से ही हैं। जी। तो भाजपा ने पूरा मिशन दक्षिण शुरू कर दिया है 2024 को लेकर। जी बिल्कुल, भाजपा ने दक्षिण का अपना मिशन शुरू कर दिया और कमान मोदी जी ने खुद संभाल रखी। जैसा आपने कहा कि एक ही दिन में 3 राज्यों के दौरे पर गए वो। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने जो विकास की जो सौगात दी है वो आम आदमी के लिए भी है, खास आदमी के लिए भी है। हमने देखा कि किस तरीके से हैदराबाद में वंदे भारत ट्रेन दी गई है। और अब देखिए कि आलोचना लोग करते हैं, लेकिन जो रेलवे है उसमें सफ़र करने का लोगों का अनुभव अब पहले के मुकाबले बहुत बेहतर है। बिल्कुल। लोग अब ट्रेन में बैठते हैं तो सेल्फी खींचते हैं कि ये देखिए क्या बहुत बढ़िया सीट है, क्या बहुत बड़ा डब्बा है और ये सुविधा है, वो सुविधा है। तो इससे पहले क्या स्थिति होती थी? इससे पहले आप तमाम तरह की शिकायतों की तस्वीरें या वीडियो या फ़ोटो आप भेजा करते थे सरकार को या मीडिया को। तो स्थिति बदली है और आप देखिए कि जो वंदे भारत ट्रेनें हैं कितना समय बचा रही हैं। ठीक है कि टिकट का जो दाम है वो और अन्य ट्रेनों की अपेक्षा ज़्यादा है, लेकिन समय बच रहा है, आप जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंच पा रहे हैं। तो अनुभव जरूर बदला है। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने चेन्नई में जो नया टर्मिनल है हवाई अड्डे का, उसका उद्घाटन किया। 50% क्षमता बढ़ गई है। तो ये सब चीज़ें किसके काम आएंगी? आम आदमी, क्योंकि आम आदमी आज ट्रेन से तो सफ़र कर रहा है, हवाई यात्रा भी करने लगा है वो। तो आम आदमी, खास आदमी, सबके लिए सौगातें मिल रही हैं। और ये जो सौगातें, मैं अभी आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अभी जिस दिन संसद सत्र समाप्त हुआ उस दिन उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 18-19 जो उनके सहयोगी नेता थे उनके साथ, सहयोगी विपक्षी जो दल है उनके साथ उन्होंने करी। उस दौरान उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं कि मोदी जी को कोई काम नहीं है। मोदी जी जाते हैं भोपाल में, वंदे भारत को हरी झंडी दिखाते हैं, वो उस शहर में जाते हैं, वंदे भारत को झंडी दिखाते हैं। क्या वहाँ का सांसद या मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन आप देखिए कि अब तक क्यों नहीं किए थे सांसद या मुख्यमंत्री ने? अब जो सरकार योजना ला रही है तो क्यों नहीं वो झंडी दिखाएं? तो प्रधानमंत्री जी को झंडी दिखाएं, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी का ये कोई जरूरी भी नहीं है ना कि प्रधानमंत्री सिर्फ दिल्ली में बैठकर ही कार्यक्रमों को करे। प्रधानमंत्री भी आम लोगों के बीच जा सकता है। बिल्कुल। और मोदी जी का हमेशा इसे रहता है कि वो ऐसे अवसर ढूंढते हैं जिनको, जहां पे उनको जनता से ज्यादा संवाद करने का मौका मिले। और तमाम वो खाली अधिकारियों के भरोसे जो उन्होंने फीडबैक दे दिया है, प्रगति रिपोर्ट दे दी है, सिर्फ उससे संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। वो जाकर वो वहाँ पर मुआयना करते हैं। हमने देखा कि अभी वो जो अपना नया संसद भवन बन रहा है वहाँ जाके उन्होंने उसका मुआयना किया, तो उस पर भी लोग आलोचना करने लगे। अब अगर प्रधानमंत्री प्रगति रिपोर्ट पढ़ने की बजाय जो अधिकारियों ने बता दिया है उतना से संतुष्ट होने के बजाय जाकर खुद देख रहा है, तो इस बात की तारीफ करनी चाहिए। और अभी खैर हम मूल मुद्दे पर लौटते हैं, दक्षिण का मिशन जो और दक्षिण का मिशन देखिए क्या है कि बीजेपी का, अगर आप देखेंगे आपने जो पिछले 3-4 दिनों के घटनाक्रम का जिक्र किया, तो कर्नाटक में चुनाव है और कर्नाटक से सटा चाहे केरला हो, चाहे तेलंगाना हो, आंध्र हो या तमिलनाडु हो, वहाँ पर बीजेपी के इस समय कुछ ना कुछ राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं। बड़े सरकारी आयोजन हो रहे हैं क्योंकि कर्नाटक में नहीं हो सकते हैं, आचार संहिता लगी हुई है। और ये कर्नाटक की जनता भी देख रही है कि जो डेवलपमेंट यहाँ पे हुए या हमारे पड़ोसी राज्यों में हो रहे हैं, तो अगर डबल इंजन की सरकार रहती तो शायद ये और अच्छे तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। वरना जब दूसरी सरकार आ जाती तो फिर गतिरोध उत्पन्न होते ही। हमने देखा भी कुमार स्वामी की सरकार के दौरान देखा भी था वो सब चीज़ें। बहरहाल अगर हम देखें तो बीजेपी का ये जो जितना भी घटनाक्रम चल रहा है दक्षिण में, इसमें युवाओं को साथ जोड़ने पर फोकस है। जो हम बात करते हैं कि अभी तमिलनाडु से ठीक आप देखिए कि वरिष्ठ नेता हैं केसवन, वो उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और वो आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। हमने देखा कि 1-2 दिन पहले अनिल एंटनी, जो कि पूर्व रक्षा मंत्री के बेटे हैं, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। और क्यों छोड़ी थी?
बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री थी उसका उन्होंने विरोध किया था। जिस तरह से कांग्रेस उसके पक्ष में खड़ी हो रही थी, उन्होंने उसका विरोध किया था कि इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर मोदी का विरोध किया जा सकता है, लेकिन आप खाली इसी मुद्दे को मत पकड़िए। तो उनके खिलाफ एक अभियान चला दिया गया, उनको पार्टी पदों से हटना पड़ा, ऐसी स्थितियां पैदा कर दी गई थी। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी। तो ये किरण कुमार रेड्डी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, और एक समय में वो बड़े कद्दावर नेता थे जब वो मुख्यमंत्री के पद पर थे, और उन्होंने वो साहस दिखाया था कि आप देखिए कि उनकी सरकार थी केंद्र में और आंध्र प्रदेश का विभाजन हो रहा था, मुख्यमंत्री कांग्रेस का किरण कुमार रेड्डी, और वो बिल्कुल विरोध में थे। और केंद्र का आप सोचिए आला कमान कोई फैसला ले रहा है, उसका विरोध करने का साहस कोई जुटाना आसान बात नहीं है, वो भी कांग्रेस में। तो ये दिखाता है कि जो किरण कुमार रेड्डी हैं अपने क्षेत्र के प्रति, अपने राज्य के प्रति कितनी प्रतिबद्धता रखते हैं। वो उनका आना आज के समय में, भले वो बड़ी राजनीतिक हस्ती नहीं हो, लेकिन उनका अनुभव, और खासतौर पर अगर हम देखें कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हुआ है तो उसको तमाम वो समस्याएं पता हैं जो जिनसे वो राज्य गुजर रहा है, उन समस्याओं का क्या हल हो सकता है, ये व्यक्ति अगर जानता हो, और ऐसा व्यक्ति अगर आपकी पार्टी के साथ जुड़ता है तो यकीनन बीजेपी की वहां पर एक वो बड़ी जीत कह सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि तेलंगाना में अभी इस तरह का घटनाक्रम देखने को मिला। कर्नाटक में भी क्योंकि अब चुनाव जहाँ भी होता है तो दल बदल का क्रम चल ही रहा था, वहाँ भी कुछ लोग बीजेपी छोड़ रहे हैं, कुछ लोग बीजेपी में आ रहे हैं। तो इस तरीके की ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन दक्षिण का अगर हम देख लें तो ये जो 4-5 राज्यों का आपने जिक्र किया है, तो मुझे लगता है कि शायद 125 के आसपास सीटें हैं। 125 के आसपास सीटें हैं। तो इन 125 में से बीजेपी के पास अभी शायद 29 सीटें हैं। बिल्कुल, अगर हम 29 अगर 125 या 130 सीटें हैं, सही गणना नहीं है मेरे पास, तो 125 से 129 सीटें इन 4-5 राज्यों में, उसमें से संसदीय सीटें बीजेपी के पास 29 हैं, 4 तेलंगाना में, बाकी कर्नाटका में। तो बीजेपी का प्रयास है कि ये जो 29 हैं इसको 40 तक ले जाएं। बिल्कुल, जो 40 नहीं तो वो 35 तक तो पहुंचे, ये 29 से तो आगे बढ़े। तो इस तरीके के प्रयास चल रहे हैं। और कर्नाटक में सरकार तो बचे, सत्ता तो बचे। और कर्नाटक में देखिए एक हमको जो परिदृश्य मीडिया में दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा आपको पीछे ले चलता हूँ, गुजरात में ले चलता हूँ। गुजरात में क्या था, आप कोई भी टीवी आप शुरू चैनल लगाते थे, आपको लगता था कि इस बार तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की टक्कर है, बहुत तगड़ी टक्कर है, और हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए। केजरीवाल यही आपको दिख रहा था टीवी पर। जमीनी हकीकत उससे जुदा थी। अब परिणाम आए तो क्या हुआ कि केजरीवाल को ठीक है 4-5 सीटें मिली और 10-11% वोट मिले, लेकिन बीजेपी अब तक के आज़ाद भारत के इतिहास में, या जब से हम कह सकते हैं कि गुजरात राज्य का गठन हुआ, तब से अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करने में सफल रही। कर्नाटका में आप टीवी चैनल पर जो दिख रहा है कि ये कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, वहां पर तगड़ी टक्कर दे रही है, और बीजेपी और कांग्रेस में ही मुकाबला है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते अभी कि कांग्रेस सरकार बना लेगी, क्योंकि कांग्रेस में जब ये भावना आ जाती है कि हम सरकार में आने जा रहे हैं, तो वहाँ के जो क्षेत्रीय नेता होते हैं वो आपस में भिड़ने लग जाते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से जो सिद्धारमैया हैं उन्होंने बयान दिया कि मुझे लगता है कि जब हम सत्ता में आ जाएंगे तो कांग्रेस का जो आला कमान है वो डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। कांग्रेस ने जब दिल्ली में इनकी बैठक चल रही थी पार्टी के उम्मीदवारों के चयन के लिए, तो उसके बाद एक प्रेस वार्ता में सबको इकट्ठा बिठा दिया वहाँ पे। डीके सुरजेवाला लेके आए। सुरजेवाला ने कह दिया कि नहीं सब एक है, और सिद्धारमैया ने कह दिया मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लेकिन डीके शिव कुमार तो उनसे भी आगे हैं। हमारे पास ऐसी पुष्ट जानकारी है जो मैं अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहूँगा कि डीके शिव कुमार ने 1-2 दिन पहले दिल्ली के एक बड़े होटल में दिल्ली के जो नेशनल मीडिया है, जो बड़े पत्रकार हैं, उनको अच्छी खासी पार्टी दी है। पार्टी किस लिए दी है कि आप दिल्ली में या जो मीडिया में एक नाम बढ़ाएं कि अगर भाई डीके शिव कुमार सीएम हो सकता है या डीके शिव कुमार ही सीएम होना चाहिए, तो एक काम सौंप दिया गया है मीडिया के खास वर्ग को। तो अंदर हमने देखा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में जब 2 लोग थे, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया,
सरकार गिरी। राजस्थान में सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सरकार नहीं गिरी, लेकिन सरकार की जो स्थिति है वो सबके सामने है। तो वहाँ भी यही स्थिति है। डीके शिव कुमार भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। सिद्धारमैया कह चुके हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है, वो कतई नहीं चाहेंगे कि मुख्यमंत्री पद उनके हाथ से जाए। तो ये जो अंदरूनी लड़ाई है, ये आपस में उलझे हुए हैं। और कर्नाटक में जो कांग्रेस के उम्मीदवारों का ठीक है उन्होंने सबसे पहले घोषित कर दिए, लेकिन जो दूसरी सूची आई है उससे बवाल हो गया है। और बीजेपी शायद इसी की प्रतीक्षा कर रही थी कि जरा बवाल हो जाए तो फिर जो लोग इधर आना चाहें, जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं उनको हम आगे बढ़ाएं। तो ये देखने वाली बात होगी। और खासतौर पर बीजेपी ने जो जातीय समीकरण वहाँ पर सही तरीके से आगे बढ़ाना शुरू किया है, मुझे लगता है कि वो जब अभी तो खैर प्रधानमंत्री जी ने ठीक से प्रचार भी नहीं शुरू किया है। अभी प्रचार में जो बीजेपी की जो फेवरेट मुद्दे हैं वो तो अभी आने शुरू भी नहीं हुए हैं। तो जब वो आएंगे और चुनाव प्रचार गरमाएगा तो मुझे लगता है कि स्थिति कुछ और होगी। लेकिन अगर हम कुल मिलाकर देखें, जो दक्षिण में बीजेपी के पास एक राज्य सत्ता में है, बीजेपी का प्रयास है कि वो उस राज्य में सत्ता बचे और जो अन्य राज्य हैं वहां पर भी कमल खिले। और हमको पता होना चाहिए कि जब तमिलनाडु विधानसभा चुनाव हुए थे, पांडिचेरी विधानसभा चुनाव हुए थे, तो बीजेपी का कमल खिला है वहां पे। पांडिचेरी की सरकार में बीजेपी शामिल है। तमिलनाडु विधानसभा में बीजेपी का विधायक जीतकर पहुंच चुके हैं। और अब केरल के लिए बीजेपी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। और जैसे मैंने आपको पहले कहा कार्यक्रम में कि युवाओं पर फोकस है, क्योंकि युवा अगर बीजेपी के साथ जुड़ते हैं तो वहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी को साथ जो आम मतदाता है वो भी जुड़ सकते हैं। तो ऐसा बीजेपी का प्रयास चल रहा है साउथ को लेकर। बिल्कुल, हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़े सर। तो एक सवाल दक्षिण से जुड़ा हुआ है, संजय कुमार बंदी, जिस तरीके से उनको लेकर इस पूरे सप्ताह बवाल रहा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण का दौरा होता है, प्रधानमंत्री पहले तेलंगाना पहुंचते हैं, केसीआर प्रधानमंत्री का स्वागत करने नहीं पहुंचते हैं, जो कि प्रोटोकॉल रहा है कि एक मुख्यमंत्री को पहुंचना चाहिए, लेकिन वो नहीं पहुंचते। उन्होंने दूरी बना ली कार्यक्रम से, सरकारी कार्यक्रम से भी दूरी बना ली। लेकिन हमने तमिलनाडु में देखा एम.के. स्टालिन प्रधानमंत्री को ना सिर्फ रिसीव करने आए, गर्मजोशी से स्वागत भी किया। दोनों नेता एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर खड़े भी दिखे और मुस्कुराते हुए भी दिखे। तो इससे क्या संदेश जाता है? देखिए, जो राजनीति ये लोकतंत्र है, यहाँ पर जो चीज़ें प्रोटोकॉल के हिसाब से वो होनी चाहिए। प्रधानमंत्री भले किसी दूसरी पार्टी का हो, लेकिन ये एक दायित्व है और एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि अगर प्रधानमंत्री आपके राज्य में आ रहे हैं तो आप उनको अगवानी के लिए पहुँचे। केसीआर हम जानते हैं सभी कि खुद प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की दौड़ में हैं, लेकिन उनको ये समझना होगा कि अभी वो प्रधानमंत्री बने नहीं हैं और अभी वो मुख्यमंत्री ही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो इसलिए अगर प्रधानमंत्री आपके राज्य में आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री होने के नाते आपको उनको लेने जाना चाहिए, उनकी अगवानी करनी चाहिए। आप पार्टी के कार्यक्रमों में तो खैर नहीं जाएंगे, लेकिन सरकारी कार्यक्रमों में आपको उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। और ये जो आप वहाँ पे केसीआर जो कर रहे हैं, उससे क्या है कि केंद्र और राज्य के संबंधों में खिंचाव आता है, तनाव आता है। और खिंचाव और तनाव जब होता है तो उसका असर यकीनन जो विकास प्रक्रियाएं हैं या और तमाम तरह के काम होते हैं जो केंद्र और राज्यों को मिलकर कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो ये दिक्कत और तमाम समस्याओं का हल हो, इसके लिए जो सामान्य संबंध है, कामकाजी संबंध है, वो बेहतर होने चाहिए। बिल्कुल। और शायद केसीआर को एम.के. स्टालिन से भी सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। अब दूसरे टॉपिक की ओर बढ़े सर, तो शरद पवार, जिस मुद्दे को लेकर संसद का जो बजट सत्र था उसका दूसरा चरण पूरी तरीके से धुल गया, उस मुद्दे पर शरद पवार ने अपनी चुप्पी तोड़ी। कहीं ना कहीं शरद पवार ने जिस जेपीसी की मांग पर पूरा विपक्ष अड़ा हुआ है अडानी मामले को लेकर, उसको लेकर कह दिया कि ये ठीक नहीं है, ये सिर्फ भटकाने के लिए एक तरीके से किया गया है। क्या शरद पवार का ये बयान विपक्षी एकजुटता के लिए झटका है ही, लेकिन साथ ही साथ जो कांग्रेस का एजेंडा आगे आने वाले दिनों में रहा है उसको लेकर बड़ा झटका है? और एक और चीज़ है इसमें जोड़ना चाहूँगा कि सावरकर को लेकर जो विवाद हुआ था, कांग्रेस ने इसको एक बड़ा मुद्दा एजेंडा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ भी शरद पवार ने एक लाइन में कह दिया कि नहीं, इसको आप मुद्दा नहीं बनाइए। यहाँ भी कांग्रेस का साथ उन्होंने छोड़ ही दिया है जेपीसी को लेकर। शरद पवार क्या चल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आने वाले दिनों को लेकर? देखिए, शरद पवार जी का हमेशा से एक रहा है कि अपने को नुकसान नहीं होना चाहिए, अपनी पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो वो उसकी कीमत पर दूसरे को फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। और शरद पवार जी ने अभी कहा है कि जेपीसी की मांग उचित नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक कमेटी बना दी है।
तो शरद पवार एक अनुभवी नेता हैं। अगर यही बात वो 2-4 दिन पहले, हफ्ते भर पहले कह देते, विपक्षी दलों को समझा देते, तो शायद संसद सत्र चल जाता, बिल्कुल, बजट पर चर्चा हो जाती, तमाम जो मुद्दे नहीं उठ पाए वो उठ जाते। वहाँ पर जो तमाम ऐसे सांसद थे जो कि तैयारी के साथ आए थे अपने क्षेत्र के मुद्दों को रखने के लिए, वो अपनी बात रख लेते। तो ये जो नेता है, अनुभवी नेता अपने आप को कहते हैं, लेकिन ऐसे काम नहीं करते जिसमें उनका अनुभव झलके, जो सार्थक काम है। अब आप देखिए कि संसद सत्र बर्बाद हो गया, उसका हंगामे की भेंट चढ़ गया, सरकारी धन से खर्चा, सरकारी खजाने से जो खर्चा हुआ वो अलग है, जो समय बर्बाद हुआ वो अलग है, देश की उम्मीदों को जो झटका लगा वो अलग है। तो ये क्यों नहीं इन्होंने किया? मैंने अभी खड़गे जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करी थी, उस दिन वो भी कह रहे थे संसद सत्र खत्म हो गया, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया, वो कह रहे हम बातचीत के लिए तैयार हैं और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। महाराज, सदन स्थगित हो गया निश्चितकाल के लिए, अब काहे की बातचीत और काहे की वो सुलह? आपसे बातचीत के लिए चाहे हमारे लोकसभा स्पीकर हों, चाहे हमारे राज्यसभा के सभापति हों, तमाम बार वो सब चर्चा कर रहे थे आपस में बातचीत के लिए, किस तरीके से मसले सुलझें और सदन में चर्चा हो, सदन चले, लेकिन तब कोई नहीं आगे आया, तब सब अपनी बात पर अड़े रहे। और जब सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया तो कहते हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। ये तो मतलब इसको क्या कहें, ये दोगलापन ही कहा जाएगा इसको। अब अगर आपने जैसे शरद पवार जी की बात करी, तो देखिए महाराष्ट्र की राजनीति जो चौंकाने वाली हमेशा रहती है, और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के और शरद पवार जी के रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं, और राजनीतिक दूरी भले ही एनसीपी में और बीजेपी में हो, और खासतौर पे हमने देखा कि जब एनसीपी ने उद्धव ठाकरे के साथ सरकार बनाई थी तो एनसीपी के कुछ नेताओं को जेल भी जाना पड़ा, हालांकि वो भ्रष्टाचार के विरोध में जो अभियान चल रहा है उसके तहत वो जेल गए थे। लेकिन अगर हम कुल मिलाकर देखें तो ये यकीनन जो शरद पवार जी ने कहा है कांग्रेस के लिए झटका है। और आप एक बात पर और गौर करिए कि जब जब ऐसा लगता है कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के तौर पर मजबूत हो रही है या उसका वो इतना उभर रही है कि अन्य विपक्षी दलों को उसका नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा, तब तब एक न एक सहयोगी दल छिटकता है। हमने देखा कि इससे पहले चाहे सावरकर के मुद्दे पर शिवसेना ही थी, उसने अलग बयान दे दिया था, या अब जैसे शरद पवार ने अलग बयान दे दिया है। और मुझे कुछ लगता है कि शायद शरद पवार की ये जो बयान है, उनके अपने कुछ नेता हैं जो कि ईडी की जांच में फंसे हुए हैं, तो शायद वो सरकार से संबंध सामान्य बनाने की कोशिश भी एक ये हो सकती है, क्योंकि हमने देखा कि सावरकर के मुद्दे पर उन्होंने कह दिया कि नहीं, इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए, आपका मत अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनका योगदान कम नहीं है। हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी की शैक्षिक योग्यता पर जो सवाल उठा रही है आम आदमी पार्टी, यहाँ तक कि संजय राउत ने कह दिया था कि प्रधानमंत्री जी को अपनी डिग्री संसद के प्रवेश द्वार पर टांग देनी चाहिए। तो इस बयान से भी जो चाहे जयंत पाटिल हो महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष, चाहे अजित पवार हो, दोनों ने किनारा कर लिया और कहा कि वो लोकप्रिय नेता हैं और उनको अपनी काम के बल पर सत्ता मिली है। तो ये सब बयान दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है, और ये आज नहीं तो कल ये सब चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन हम कह सकते हैं कि 24 का जो चुनाव होगा उससे पहले जो गठबंधन की राजनीति, जो खासतौर पर विपक्षी महागठबंधन जो बनाने की कोशिश हो रही है, उसको झटका लगेगा। और हम देखेंगे इस बात को कि एक तरफ तो बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में कुछ दल होंगे, और एक अन्य धड़ा भी होगा जिसकी नीतीश कुमार या चंद्रशेखर राव या ममता बनर्जी या अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं। तो कई सारे धड़े मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री पद के आकांक्षी बहुत सारे लोग हैं। बात वही है, एक अनार है 100 बीमार है। खैर, आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।